हाँ जी, टॉपिक चल रहा था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन सेम है लाइक इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हमने दो कमोडिटीज़ की थी, ठीक है। उसमें आपको विद गिवन इनकम दो कमोडिटीज़ जो कि आपस में सब्स्टिट्यूट थी वो परचेज करनी थी। एक की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, दूसरे की कम कर रहे थे। यहाँ पर भी इसके पास टू फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन कौन से? लेबर एंड कैपिटल। सब्स्टिट्यूट है। मोर यूज ऑफ लेबर मीन्स लेस यूज ऑफ कैपिटल एंड मोर यूज ऑफ कैपिटल मीन्स लेस यूज ऑफ लेबर। क्लियर है? वहाँ पर विद गिवन लेवल ऑफ इनकम था। यहाँ पर आपके जितना आपने कॉस्ट का बजट बनाया है, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें आप एक बजट बना के चलते हो। बजट किसका? कि मुझे फैक्टर्स चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल कितने कितने लगाऊं ताकि इतना मेरा जो है बजट में काम हो जाए, क्योंकि आपको कॉस्ट को भी कंसिडर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप वहाँ पर आपके पास बजट लाइन कंस्ट्रेंट थी, यहाँ पर कॉस्ट लाइन कंस्ट्रेंट है। वहाँ पर बजट में रह के काम करना था, यहाँ पर कॉस्ट में रह के आपको काम करना है। ठीक है? दो फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल अगर बढ़ाओगे तो आपको लेबर कम करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है? अब आप कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आप लेबर को सेक्रीफाइस कर रहे हो। 1 यूनिट ऑफ कैपिटल 12 यूनिट्स ऑफ लेबर, देन 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल 8 यूनिट्स ऑफ लेबर। उसके बाद क्या है? 5 3। अब आप लेबर को सेक्रीफाइस कर रहे हो कैपिटल के लिए। जिस रेट पे सेक्रीफाइस करते हो उसको क्या बोलते हैं? MRTS बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई दो फैक्टर। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, किस रेट पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूट हो रही है ना यहाँ पर, या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे या क्या लगाओगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे। अब ये जो गैप है आपका सेक्रीफाइस का, वो कम हो रहा है। पहले कितने यूनिट लेबर के सेक्रीफाइस किए आपने? 4, उसके बाद 3, देन 2। ये रेट कम क्यों हो रहा है? डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लेबर या कैपिटल दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो काम लेबर ने करना है वो कैपिटल कैसे करेगी, जो काम कैपिटल ने करना है वो लेबर कैसे करेगी। जितनी ज़्यादा कैपिटल की एम्प्लॉयमेंट करोगे बिजनेस में, उतनी ज़्यादा आपको लेबर की इंपॉर्टेंस फील होगी। लेबर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि बजट लिमिटेड है, लेकिन वो रेट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? अब आप इसी को डायग्राम को जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो क्या बनता है? एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर। एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, ये बढ़ेगा और ये कम होगा, तो कुछ ये कर्व इस तरीके से जाएगी। Like I see, this curve is also convex to the horizon. इंडिफरेंस कर्व में क्या था? MRS। यहाँ पर क्या है? MRTS। वो MRS डिक्रीज हो रहा था तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये कर्व क्या बन रही है? कन्वेक्स। इसका नाम क्या है? आइसोक्वांट। ISO, आइसोक्वांट्स। क्लियर है? एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। सिमिलरली एक आइसोक्वांट के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो एक प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट। अब प्रोड्यूसर के पास चॉइस है, वो कॉम्बिनेशन A, B, C और D तीनों में से कोई, चारों में से कोई भी चूज कर सकता है। देखना उसने है
कि कितनी लेबर लगानी है, कितनी कैपिटल, आउटपुट लेवल चारों में सेम है। इतनी चीज़ क्लियर है? वहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ये कन्वेक्स है, रीज़न पता चल गया। अब ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है? लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो इंडिफरेंस कर्व में थी। जल्दी से फटाफट बोलती हूँ आपको, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आइसोक्वांट्स आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देयर कैन बी मोर देन वन आइसोक्वांट्स ऑन अ सेम ग्राफ। उसको बोलेंगे आइसोक्वांट मैप। उसको क्या बोलते थे? इंडिफरेंस मैप। इसको क्या बोलेंगे? आइसोक्वांट मैप, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे इसी के साथ? हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, ऑब्वियसली। फिर आप क्या जाओगे? हायर आइसोक्वांट पर जाना चाहोगे। अगर आपके पास यहाँ पे आइसोक्वांट का मैप बनाते हैं, आइसोक्वांट, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2, आप किसके साथ जाना चाहोगे? आइसोक्वांट 2। बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोक्वांट 1 तो आइसोक्वांट 1। क्लियर है? हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसमें भी सेम फंडा है। जरूरी नहीं है कि हायर आइसोक्वांट जिस पे आप जा रहे हो इसमें एक्स और वाई दोनों फैक्टर ही इंक्रीज होंगे, जैसे मैंने इंडिफरेंस कर्व में आपको बताया था, ठीक है। इसमें सेम लेवल भी हो सकता है, मतलब सिर्फ एक फैक्टर बढ़ रहा है दूसरा कम है, या दोनों फैक्टर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू ईदर इंक्रीज इन वन फैक्टर और बोथ। क्लियर है? इंडिफरेंस कर्व में भी यही किया था। हायर इंडिफरेंस कर्व जरूरत नहीं कि दोनों जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, हायर क्वांटिटी को। अगर एक गुड की भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तब भी आप हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाना चाहोगे। इतनी चीज़ क्लियर है? अब दो या दो से ज़्यादा आइसोक्वांट हो सकती हैं, ये आइसोक्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू आइसोक्वांट्स will not intersect each other। क्यों नहीं करेंगी? ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। वहाँ पर सेटिस्फेक्शन वर्ड जा रहा था, यहाँ पर क्या जाएगा? आउटपुट। वहाँ पर इंडिफरेंस कर्व था, यहाँ आइसोक्वांट है। चीज़ें सेम है, सेम चीज़ है। क्लियर है? बनानी नहीं है, बाय चांस पेपर में आ गया तब आपको प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ मैं, अदरवाइज प्रॉपर्टीज़ करनी नहीं है। आपने आपके नोट्स में भी नहीं डाली क्योंकि सेम है, सेम प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। आइसोक्वांट किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी, ना तो आइसोक्वांट ऐसे बन सकती है और ना ही आइसोक्वांट ऐसे जा सकती है। रीज़न? किसी भी एक्सिस को टच कर गया इट मीन्स दूसरा फैक्टर 0 हो गया। यहाँ पर अजम्पशन क्या है? दो फैक्टर लेने हैं। कौन कौन से? लेबर और कैपिटल। अगर किसी भी एक्सिस को टच कर गया इट मीन्स दूसरा फैक्टर 0, और वो करना ही नहीं है क्योंकि अजम्पशन ही यही ली थी हमने, दो फैक्टर वाली। इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए अब हम इसकी बनाते हैं कॉस्ट लाइन। यहाँ तक क्लियर है? बाहर कौन रह गया? कौन कौन रह गया बाहर क्लास से? नहीं था, एक यहाँ खड़ा था, येलो शर्ट, टी शर्ट समथिंग। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, अब ये बना रहे हैं कॉस्ट लाइन। आपने अपना बजट कैसे फिक्स किया एज अ प्रोड्यूसर?
कि इतना मुझे लेबर पे खर्च करना है, इतना मुझे कैपिटल के ऊपर खर्च करना है। जब आपको लेबर और कैपिटल का प्राइस पता था तभी। हवा में थोड़ी ना तीर मारोगे कि बजट बना लिया, इससे ज़्यादा तो मुझे जाना ही नहीं। होता है ना कई बार, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कह देते हैं इतने में आ जाएगा सूट, इतने में आ जाएगी ये चीज़। कभी मार्केट तो गए नहीं होते, है ना, वो अपनी पुरानी बातें लेके बैठे होते हैं कि 500 में बढ़िया आ जाएगा। मार्केट में जाके देखो 5000 तक का भी बढ़िया नहीं मिलता। दुपट्टे का क्या हाल, 100-200 का आ जाएगा दुपट्टा, है बताओ। तो वही चीज़ है, जब आप मार्केट में जाते हो, आप फैक्टर का प्राइस पता करोगे तभी तो आप अपना बजट बनाओगे। मेरा तो इतना बजट है, इतना मुझे लेबर को पे करना है, इतना मुझे कैपिटल के ऊपर पे करना है, तो ये मेरा मैक्सिमम बजट है, इससे ज़्यादा नहीं। तो प्राइसेस पता होंगे तभी आप एक कॉस्ट लाइन बनाते हो। तो ये आपकी क्या है, कॉस्ट लाइन है। इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। क्लियर है? अब इस कॉस्ट पर रह के आपको प्रोडक्शन करनी है। जो भी आप कॉम्बिनेशन चूज करोगे, ए बी सी डी, चारों आपकी बजट में, आपके कॉस्ट में होने चाहिए। क्लियर है? मुझे इतनी लेबर लगानी है, मुझे इतनी कैपिटल लगानी है, आपके बजट में है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ये बियॉन्ड योर रीच है, आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर x और y दोनों फैक्टर सस्ते हो जाते हैं तब आप आगे बढ़ोगे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो ना फिर आप। ठीक है, आपकी कैपेसिटी है जो टू प्रोड्यूस वो बढ़ जाएगी। अगर दोनों के रेट कम हो जाएंगे तो आप बढ़ जाएंगे तो पीछे की ओर आ जाओगे। अगर दोनों के रेट कम हो जाएंगे तो आप आगे की ओर बढ़ जाओगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, रेट्स डिक्रीज, यहाँ पर क्या लिखोगे, रेट्स इंक्रीज। ये तीन चीज़ क्लियर है? बजट लाइन में तुमने रोटेशन भी किया था, यहाँ करने की ज़रूरत है नहीं, वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि रोटेशन होता क्या है। इसमें भी रोटेशन कर सकते हो, क्या दिक्कत है? अगर सिर्फ x सस्ता हुआ तो x आगे बढ़ेगा, अगर सिर्फ x महंगा हुआ तो x पीछे की ओर आएगा। सिमिलरली y के साथ है तो रोटेशन भी आ जाएगी। क्लियर है? फिलहाल आपको क्या है, इस बजट में रह के इस कॉस्ट लाइन के ऊपर प्रोडक्शन करनी है। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा बताओ? इसकी इक्वेशन कोई करनी नहीं है, सिर्फ डायग्राम करनी है। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, देखिए क्या है, ये आपकी कॉस्ट लाइन, ये आपकी आइसोक्वांट। तो प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर आइसोक्वांट इज tangent to isocost line, that is at point E। यहाँ पर वो टेंजेंट है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? अगर हम एक और आइसोक्वांट बनाते हैं लाइक इंडिफरेंस कर्व, ये कॉम्बिनेशन भी आपके बजट में है, ए और बी, लेकिन आप फिर से क्या चूज करोगे, ई। क्यों? क्योंकि हायर आइसोक्वांट है। क्लियर है? अगर हम एक और हायर आइसोक्वांट ले लेते हैं, उस पर कॉम्बिनेशन है सी। अब आप क्यों नहीं चूज कर सकते सी? क्योंकि वो आपकी कॉस्ट लाइन, बजट लाइन के बाहर है। क्लियर है? बस यही है, इसमें तो कुछ नहीं है। इन्होंने ना ज़्यादा क्या कर रखी है, कॉस्ट लाइंस बना रखी हैं ज़्यादा, तो वो करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ ये डायग्राम करो आप। ठीक है, समझ में आ गया? टॉपिक ही कंप्लीट हो गया ये। कौन सा बुक वाला? जो मैंने अपनी बुक में इन्होंने ना एक ही इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग कॉस्ट दिखा रखी हैं। समझ में आ रही है? इन्होंने क्या बना रखा है,
ये हमारी कॉस्ट लाइन है, ये यहाँ पर टेंजेंट है, एक इन्होंने एक और कॉस्ट लाइन बना दी, एक और बना दी, ये पॉइंट बना दिए। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, ये तो वैसे बजट आपके अलग अलग दिखा रखे हैं, कॉस्ट आपकी अलग अलग दिखा रखी कि शिफ्टिंग हो रही है, तो वो नहीं करनी आपने, आप सिर्फ ये करेंगे। ठीक है, सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सिर्फ आइसोक्वांट का मीनिंग पूछा जा सकता है, आइसोकॉस्ट पूछा जा सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे घर पर? ठीक है, करते तो है नहीं, जब मैं भेजती हूँ वीडियोस मुझे लगता तो है नहीं कोई देखता है, सारे देखते हो। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आपको क्या लगा मैडम पीछा छोड़ देगी कि जाओ? हाँ जी, प्लीज आवाज नहीं। नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। प्रोडक्शन का चैप्टर आपका हो गया। प्रोडक्शन किसके थ्रू करते हो? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फ्री में कर लोगे, उनको पे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप उनकी सर्विसेज लेते हो, उनकी सर्विसेज के बदले में आप उनको पे करते हो, उनके लिए वो इनकम है, आपके लिए वो कॉस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर यही है, उनकी कॉस्ट से रिलेटेड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? इट इज मैथमेटिकल, हाँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन prices of input and various determinants of cost। क्लियर है? इनपुट के प्राइसेस क्या हैं और वो किस वजह से हैं? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके प्राइसेस डिपेंड करते हैं साइज ऑफ आउटपुट के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका लेवल ऑफ आउटपुट होगा, उतना ज़्यादा आपको इन फैक्टर्स को लगाना पड़ेगा, फिर उतने ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस लेवल तक जाके आप प्रोडक्शन करना चाहते हो। ठीक है, उनके प्राइसेस तो खुद के हैं ही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके प्राइसेस के ऊपर असर डालते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी, कई बार क्या होता है मार्केट में लेबर ही अवेलेबल नहीं होती। जो काम आपने शुरू किया है उस काम को करने वाली लेबर ही कम है, तो वो कम होगी तो वो खर्चा क्या आपसे, मतलब वेजेस आपसे ज़्यादा मांगेगी, तो आपका खर्चा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है जी, देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से कम होती है इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। क्यों बढ़ती कम होती है? ड्यू टू साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? अब कॉस्ट का मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट इज दैट अमाउंट विच इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। चीज़ों को तैयार करने में जो खर्चा आपका होता है, जो एक्सपेंडिचर्स आप करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्लियर है? बहुत सारी कॉस्ट है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वो करते हैं। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट इसमें कॉस्ट है अकाउंटिंग और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी,
अकाउंटिंग कॉस्ट कौन से ऐसे खर्चे जो आप अकाउंट्स में शो कर सकते हो, ऐसे खर्चे जो बुक्स में डालते हो। कौन से खर्चे जो एक्चुअल में आपने किए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। फिर आप बोलोगे ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो हमने किए नहीं होते, फिर वो खर्चे कैसे आ गए, जो वो किए ही नहीं तो वो खर्चे कैसे हो गए। वो होती है आपका सेक्रीफाइस, आपकी अपॉर्चुनिटी, जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले तो ये आपके एक्चुअल खर्चे जो एक्चुअल में वाकई आपने पे किए हैं, लेबर को आप वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, जो भी खर्चे आपने दिए हैं, डेप्रिसिएशन आपने दी है, डेप्रिसिएशन लगी है, इंटरेस्ट आपने पे किए है, रॉ मटेरियल आपने परचेजेस किए हैं उसका खर्चा, मशीनरी आपने परचेज की है। ये नहीं मैटर करता कि आप उसको ट्रेडिंग में डालोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, मैटर ये है कि आपने एक्चुअल में जो किए हैं, चाहे वो ट्रेडिंग वाले या चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हैं। इतनी चीज क्लियर है। सेकंड, इसी का ऑपोजिट है नॉन अकाउंटिंग और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो खर्चे आपने नहीं किए तो बुक्स में कैसे दिखाओगे, फेक एंट्री तो आप दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर अगर नहीं किए तो उसको हम खर्चा क्यों मानते हैं। ये है हमारी इम्प्लाइड कॉस्ट। मान लो, क्यों मानते हो, इसमें आपके कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं, ओन फैक्टर्स, जिसको आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो। मैंने बताया था लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं। आपके पास अपनी ज़मीन पड़ी है, या तो आप उसको अपने बिजनेस में लगा लो या किसी को रेंट पे दे दो। किसी को रेंट पे दोगे तो आपको इनकम होगी परमानेंट, अपने बिजनेस में लगा लोगे तो पता नहीं कब इनकम होगी कब नहीं होगी, है ना। यही चीज़ है, आपको इनकम आ रही थी अपनी लैंड से, रेंटल इनकम आ रही थी 20,000 रुपये महीना मान लो, लेकिन आपने उसे खाली करवा के अपने बिजनेस में लगा दिया उस ज़मीन को, तो 20,000 रुपये अपने बिजनेस के लिए क्या कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अपने बिजनेस के लिए आपने जो 20,000 सेक्रीफाइस किए, ये है आपकी इम्प्लाइड कॉस्ट जो आपने सेक्रीफाइस किए। अब आप हो लेबर कहीं भी कर सकते हो, अपने बिजनेस में भी कर सकते हो, किसी कंपनी में भी कर सकते हो। कंपनी से जॉब मिल रही थी आपको 30,000 रुपये महीना, आपने वो छोड़ के अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लिया, तो आप कहते हो ना कि अगर मुझे वहाँ होता तो मेरे 30,000 रुपये मिलते, अब मुझे नहीं मिल रहे क्योंकि मैं अपने फैमिली बिजनेस में आ गया हूँ। तो वो 30,000 आपकी क्या हो गई, इम्प्लाइड कॉस्ट। क्योंकि जो फैक्टर आपने अपने बिजनेस में लगा लिए उसकी कीमत कैसे पता करोगे, उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे। अब बाहर से लेबर परचेज कर ली, उसको तो वेजेस दे रहे हो, आपकी लेबर की कीमत कितनी है वो कैसे पता चलेगी। बाहर से लैंड आपने रेंट पे ले ली, उसकी कीमत तो पता है, रेंटल वैल्यू, ज़मीन कितनी वैल्यू है, आपकी लैंड की भी तो वैल्यू है, वो आपको पता ही चल रही क्योंकि आपने खुद की घर पे लगा ली। तो उसकी वैल्यू कैसे एनालाइज करोगे, इम्प्लाइड, कि अगर मैं रेंट पे देता तो इतनी मुझे इनकम आती, अगर मैं बाहर काम करता तो मुझे इतनी सैलरी आती, अगर मैं अपनी कैपिटल बाहर किसी को एज ए लोन देता तो मुझे इतना इंटरेस्ट आता। तो जो आपके पास नहीं आया, जो आपने सेक्रीफाइस किया है, वो आपकी क्या है, इम्प्लाइड कॉस्ट। बुक्स में शो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपना प्रोडक्ट तैयार करोगे उसके प्राइस में तो ऐड कर सकते हो। ज़मीन आपकी, लेबर आपकी, कैपिटल आपकी, फिर तो आपको कोई कॉस्ट ही ना पड़ी, फिर तो आपको बहुत कम रेट पे चीज़ें बेचनी चाहिए। लेकिन क्यों बेच रहे हो, सेक्रीफाइस भी तो किया आपने, तो वो खर्चा आप डालते हो, दैट इज इम्प्लाइड कॉस्ट। ठीक है, पता कैसे चलेगा पेपर में कि क्या इम्प्लाइड है क्या एक्सप्लिसिट है। उसमें लिखा होगा वुड हैव अर्न्ड, अर्न कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये इम्प्लाइड है या एक्सप्लिसिट, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें पूछी जाती हैं। वेजेस पेड टू द लेबर, अब वो पे कर दिया तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट है। रेंट पेड टू द ओनर, कर दिया, एक्सप्लिसिट है।
इम्प्लाइड रेंट कमा सकते थे, वो इम्प्लिसिट है। इतनी चीज क्लियर है। अब इन दोनों कॉस्ट को मिला दें तो थर्ड हमारे पास क्या कॉस्ट बन जाएगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो अगला टॉपिक है ना, इसी के साथ अकाउंटिंग, प्रॉफिट और इकोनॉमिक, वो बाद में, पहले अपन टाइप्स ऑफ कॉस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, विजिबल कॉस्ट और वेरिएबल। डायरेक्ट, विजिबल, वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट लिखो आप एक और, जो नए स्टूडेंट्स हैं। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट खर्चे जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं। रॉ मटेरियल लग रहा है जी, रॉ मटेरियल का खर्चा पड़ रहा है, लेबर हायर करी है, वेजेस का खर्चा पड़ रहा है। जो वेरिएबल है, लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान से बनाते हो तो आपने देखा होगा उसमें सारे वेरिएबल खर्चे डालते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी टू सैलरी, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन नहीं डालते, जो कि फिक्स्ड खर्चे हैं, है ना। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स डालते हो, डायरेक्ट बोलते हो ना आप उसको, और वो क्या है? वेरिएबल है। तो सारे वही खर्चे हैं इसमें। इतनी चीज क्लियर है। इसी का ऑपोजिट क्या है? नॉन विजिबल या इनविजिबल, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जो फिक्स खर्चे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो, जो आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं करते, उतने ही रहेंगे। लैंड आपने ले ली, उस पर जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, जो रेंट है वो तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। कैपिटल आपने ले ली, उसका आप कुछ मर्जी करो, इंटरेस्ट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे वही खर्चे हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। आगे क्या दे रखा है? कॉस्ट नंबर 6 क्या है? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है? ये आपके फिजिकल या मेंटल एफर्ट है। मैंने इतनी मेहनत करी, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे खर्चे प्रोडक्शन में होंगे ही होंगे। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट चल रही है, नेचर ऑफ द बिजनेस ये वेरी करेंगे। कुछ लोगों का कोई और खर्चा होता ही नहीं, वो लेते ही रियल कॉस्ट है। जो फिजिकल या मेंटल एफर्ट करते हैं, रिक्शा पुलर क्या करता है? फिजिकल एफर्ट करता है, तो उसका खर्चा कौन सा है जो आपसे लेता है? वो रियल कॉस्ट। समझ में आ गई? इतनी चीज़ समझ में आ गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, दिमाग से काम करना होता है, तो उनका खर्चा क्या है? रियल कॉस्ट। आगे देखिए जी, नेक्स्ट है मनी कॉस्ट और आउटले। आउटले का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर। ये किया था डिमांड के चैप्टर में, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो आउटले मीन्स एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा आप जो भी करते हो, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, जो आप करते हो। मतलब इसमें भी क्या आ गया? एक्सप्लिसिट आ गया, नाम बदल दिया बस। मनी कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, जो आप टोटल खर्चा करते हो, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें क्या है? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया खर्चा अपनी पॉकेट में से। प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट एक्चुअली इंकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म्स and are either explicit or implicit. They normally figure in business decision as they form part of total cost and are internalized by the firm. मतलब जो प्राइवेट फर्म या ये कह लो कि जो एक प्रोड्यूसर अपनी पॉकेट में से जो खर्चा करता है, बिजनेस फंड में से ना निकाल के खुद जो खर्चा करता है,
ये आप लिख सकते हो। इसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वाला कुछ ना करो। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेना होता है जिसमें कुछ खर्च होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि जाके आप सभी लोगों की कंसेंट लो और बिजनेस फंड में से पैसा निकालो, आप अपनी पॉकेट में से पे कर देते हो, फिर वो टोटल कॉस्ट का पार्ट बन जाता है कि नहीं बन जाता। ये चीज़ है प्राइवेट कॉस्ट। नेक्स्ट देखो जी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये वही है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब आपके पास दो अल्टरनेटिव थे और आपने उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लिया और जो अल्टरनेटिव आपने सेक्रीफाइस किया, ऑप्शन थी कंपनी में काम करने की या अपना फैमिली बिजनेस संभालने की। अगर आपने अपने फैमिली बिजनेस संभाला, कंपनी की नौकरी को सेक्रीफाइस किया, तो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वही हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट में किया था। क्लियर है इतना? आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कॉस्ट नंबर 10, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। वो खर्चे जो बढ़ते रहते हैं, जो बढ़ते रहते हैं। कहते ये ना मेनली, वैसे अपन ने ये टॉपिक अभी किया नहीं, मार्जिनल कॉस्ट का उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या है कि आपने एक लेबर लगाई, उसका खर्चा आपको पड़ा 10, जब आपने 2 लोग लगाए खर्चा हो गया आपका 15, तो कितना बढ़ा, 5। तो ये आपकी क्या होगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रहा है, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ज़्यादा डिटेल में तब समझ में आएगा जब हम इसको टेबल के थ्रू करेंगे। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। हमने मार्जिनल प्रोडक्शन निकाली थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी निकाली, ऐसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल लोगे। ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। एमपी क्या है, एडिशन इन टीपी। तो ऐसे ही एमसी निकाल लेंगे। ठीक है? आगे देखिए क्या है, संक कॉस्ट। संक मतलब है, इसका मतलब जो रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर क्या कर सकते हो आप, कौन से खर्चे रिकवर कर सकते हो, कौन से खर्चे रिकवर कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते। को सारे खर्चे आप रिकवर कर सकते हो। आपने रॉ मटेरियल के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, आपने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, आप लेबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कैपिटल में पैसा लगा रहे हो, तो ये सारे खर्चे आप रिकवर कर ही सकते हो। कहाँ से, चीज़ प्राइस में ऐड करके। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप पहले कर देते हो बिजनेस शुरू करने से पहले। कोई भी कमिटमेंट हो गई, कोई रिसर्च कर दिया आपने, डेवलपमेंट करी, तो वो खर्चे आप पूरे नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए कि कोई आपने नया काम शुरू करना है, उससे पहले आप खुद वो काम आपने सीखा, आपने ट्रेनिंग ली, आपने वो खर्चा किया। बाद में जब आप उस काम को करोगे, आप ट्रेनिंग का खर्चा नहीं पूरा कर सकते। आप तो वो खर्चा पूरा करोगे जो एक्चुअल में आपके उस टाइम पे चीज़ें यूज़ हो रही है ना, उसका खर्चा पूरा कर सकते हो। ये थोड़ी ना कह दोगे कि मैंने मान लीजिए आपने एक बेकरी शॉप खोल ली, मान लीजिए आप खुद केक बनाना सीख के आए थे, उसके लिए आपने काफ़ी खर्चा कर दिया, 40-50 हज़ार रुपये आपने लगा दिए। वो थोड़ी ना आप खर्चे पूरे कर लोगे कि मैंने केक सीखे थे जी 40 हज़ार, आप लोगों से थोड़ी ना लोगे आप। समझ में आ रही है? एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपसे इस बात की फीस चार्ज करेगा कि मेरी पढ़ाई के ऊपर इतना खर्च हुआ। वो तो जो अभी एट प्रेजेंट की उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वही आपसे लेगा। तो ये क्या है, संक कॉस्ट है। क्लियर हुई बात? तो संक कॉस्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप करते हो। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये भी संक कॉस्ट की तरह है, लेकिन इट कैन बी रिकवर्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी आप पास्ट में करते हो, संक कॉस्ट भी आपने पहले की करी होती हैं, लेकिन संक कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट आप कवर कर सकते हो। आपने मशीनरी परचेज करी, बिजनेस शुरू करने से पहले आपने मशीनरी परचेज करी, आपने बिल्डिंग किराए पे ली, तो ये खर्चे तो पूरे कर ही लोगे। मशीनरी का ही तो किराया निकाल लोगे आप, मशीनरी का ही तो प्राइस ऐड करते हो।
कि मेरी जी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, तो मेरा इतना खर्चा है। ठीक है, अब जो दुकानदार है आपसे किस बात का प्राइस ऐड करते हैं? सारी चीज़, सारे खर्चे उसमें ऐड होती हैं। जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं उसका रेंट, जो लोगों को उसने काम पे लगा रखा होता है उसकी लेबर, उसकी कैपिटल। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड बट संक कॉस्ट कांट बी रिकवर्ड। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है डेप्रिसिएशन। क्या होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट? डेप्रिसिएशन। आपकी एट प्रेजेंट जो मशीनरी है वो उसकी लाइफ कितनी है? मान लीजिए 10 साल। मशीनरी कितने की है? 10 लाख। तो हर साल कितनी डेप्रिशिएट हो रही है? 1-1 लाख। ऐसे डेप्रिसिएशन निकालते हो, वैल्यू ऑफ द मशीनरी अपॉन इट्स लाइफ स्पैन। तो 10 साल बाद आपकी मशीनरी 0 हो जाएगी। तो क्या बस फिर जो चली जाएगी उसको फेंक दोगे? आप उसको रिप्लेस करोगे। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए अगर आप ज़्यादा नहीं और नहीं परचेज कर सकते तो उसको भी नहीं गवाओगे। तो जितने में आप खरीदोगे उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यही मान के चलते हैं कि हर साल 1-1 लाख डेप्रिसिएशन पड़ रही है, 10 साल बाद 10 लाख होगी, तो वो हर साल आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लेते हो, जिसमें डेप्रिसिएशन 2 डेप्रिसिएशन डालते हो ना, वो फंड में डालते हो। बिजनेस से पैसा निकाल के डेप्रिसिएशन फंड में डालते रहते हो, ताकि जब मशीनरी रिप्लेस करने की बारी आए, कई बार आपके पास पैसे नहीं होते, वहाँ से फंड से पैसे निकाले और मशीनरी को रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? हाँ, उससे ज़्यादा में भी आ सकती है मशीनरी, तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट जो एक सोसाइटी बियर करती है। पोल्यूशन, पोल्यूशन किसी भी टाइप का, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, मतलब सोसाइटी जो सेक्रीफाइस करती है आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। आगे है, ये जो आगे है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये हम तब करेंगे जब इसके हम थ्योरीज करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ले ली, 10,000 रुपये महीना आप इसका किराया दे रहे हो, प्रोडक्शन आप करो चाहे ना करो, आपको वो किराया देना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तब भी वो उतना ही रहेगा। क्लियर है? जो चेंज नहीं होते विद लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन जो चेंज होते हैं उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल। लेबर का खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। ठीक है, एक इसमें आ जाता है सेमी वेरिएबल, जो फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। जैसे बिजली का बिल, उसमें कुछ खर्चा फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। मीटर का रेंट फिक्स्ड है, जो कंजम्पशन करोगे उसके ऊपर जो बिल आएगा उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वो क्या होगे? सेमी वेरिएबल। इतनी चीज क्लियर है? एक लास्ट इसमें दे रखा है स्टेयर स्टेप वेरिएबल। स्टेयर स्टेप, स्टेयर की तरह ये खर्चे बढ़ते हैं, कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रहे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अभी लेबर का जितना स्टाफ है उसका आपको टोटल 10,000 रुपये वेजेस पड़ रहे हैं। फिर आपने 1 साल बाद या 6 महीने बाद लेबर बढ़ा दी, लेबर बढ़ी तो फिर आपका खर्चा हो गया 15,000। फिर ये 1 साल तक ऐसे ही चला, फिर बढ़ गया, उसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल। वेरिएबल है जो वेरी करते हैं। इवन रेंट को भी आप इसमें डाल सकते हो। लैंड ओनर अगर आपको बोल रहे हैं कि अभी 10,000 रेंट है, नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ेगा, तो वो स्टेप की तरह आगे जा रहा है। उसके अगले 15% बढ़ेगा या जितना भी वो परसेंटेज बोल रहा है, तो वो क्या है? स्टेयर स्टेप वेरिएबल। कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड है, फिर वेरिएबल हो जाते हैं, फिर फिक्स्ड रहते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वेरिएबल हो जाते हैं। क्लियर है? हो गया ये? बाकी कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।